नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर 1 कंगनहली, ऑप्शन नंबर 2 सांची, ऑप्शन नंबर 3 शहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर 4 सोहेगोरा। तो इसका सही आंसर है कंगनहली। कंगनहली कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। यहाँ के एक महास्तूप से सम्राट अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में रानियों अशोक यानी राजा अशोक शब्द उत्कीर्णित है। साथ ही अशोक का उसकी रानी तथा अन्य कई स्त्रियों के साथ चित्रित उत्कीर्ण चित्र भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसमें। हड़प्पा इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी 1923 से 1924 या तथा 1924 से 1925। हस्तिनापुर की खोज की थी यानी उत्खनन कार्य बीबी लाल द्वारा 1950 से 1952 के मध्य किया गया। और तक्षशिला का जॉन मार्शल द्वारा 1913-14 में उत्खनन कार्य किया गया। और कौशाम्बी का NG मजूमदार 1936 से 1937 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क, ऑप्शन नंबर 3 हर्ष, ऑप्शन नंबर 4 धर्मपाल। तो इसका सही आंसर है अशोक के अभिलेख से। अशोक का रुमिंदेयी अभिलेख यानी लघु स्तंभ लेख अन्य सभी अभिलेखों में सर्वथा भिन्न है। इसमें अशोक ने किसी भी रूप में धर्म का उल्लेख न कर कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख मात्र किया है। कौन से रुमिंदेयी अभिलेख के अंदर? इसमें ज्ञात होता है कि जिस क्षेत्र में वह स्तंभ स्थापित है वह क्षेत्र लुम्बिनी है, जहां बुद्ध का जन्म हुआ। वहां अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में आकर पूजा की थी और वहां भगवान बुद्ध की जन्मस्थली को पत्थर की विशाल दीवार से घिरवाया था और एक स्तंभ स्थापित किया था। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त उद्बलिक कर दिया था और शस्य कर घटाकर 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुमिंदेयी स्तंभ संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध के जन्म स्थान से, ऑप्शन नंबर 2 बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध के प्रथम उपदेश से, ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध के शरीर त्याग से। तो इसका सही आंसर है बुद्ध के जन्म से संबंधित है रुमिंदेयी स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर 1 लघु शिलालेख सासाराम, ऑप्शन नंबर 2 भाबरू बेराज लेख, ऑप्शन नंबर 3 लुम्बिनी स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 4 शिलालेख 12। तो इसका सही आंसर है लुम्बिनी स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ, ऑप्शन नंबर 2 श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर 3 कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 4 रुमिंदेयी। तो इसका सही आंसर है रुमिंदेयी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर 1 9वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 2 12वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 3 20वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 4 26वें वर्ष में। तो इसका सही आंसर है शासकीय वर्ष में यानी लुम्बिनी की यात्रा की थी अशोक ने 20वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 लुम्बिनी का स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 2
सारनाथ का स्तंभलेख ऑप्शन नंबर 3, गिरनार का शिलालेख ऑप्शन नंबर 4, सांची का स्तंभलेख। तो इसका सही आंसर है लुम्बिनी का स्तंभलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज बुहेलर, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर 3 मैक्स मुल्लर, ऑप्शन नंबर 4 विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। यानी कि विकुटन यानी जो अशोक के शिलालेख थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था, विकुटन किया था, उनका डिकोड किया था। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राज्यादेशों के विकुटन में सफलता सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। शिलाओं और स्तंभों पर उकेरे गए शिलालेख अशोक द्वारा किए गए सुधारों और उसकी नीतियों का चित्रण करते हैं। 19वीं सदी में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में शिलालेख प्रकाश में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर 1 ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर 2 एच दानी, ऑप्शन नंबर 3 व्यूलर, ऑप्शन नंबर 4 जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में अशोक के जो शिलालेख पढ़े गए थे वे ब्राह्मी लिपि में उल्लेखित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर 1 बुहेलर, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट सेबेल, ऑप्शन नंबर 3 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर 4 कॉर्डिंगटन। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली? ऑप्शन नंबर 1 जॉन एफ फ्लिंट, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर 4 जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अब एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीकों से घुमा घुमा कर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया इसमें। कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसका ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय मगध तथा भारतवर्ष के इतिहास में एक सीमा चिन्ह है। यह विजय तथा साम्राज्यवादी विस्तार की उस नीति का अंत करती है जिसका आरंभ बिंबिसार ने अंग देश पर विजय प्राप्त करके किया था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई की थी। अशोक के 13वें वृद्ध शिलालेख में कलिंग युद्ध और वहां के विनाश का वर्णन है। कलिंग उस समय एक प्रबल एवं शक्तिशाली राज्य था। अशोक के समय यह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था। प्राचीन भारत में कलिंग का महत्व भौगोलिक एवं सामुद्रिक मार्ग की दृष्टि से अत्यधिक था। इसी कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय एवं समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था। उसने कलिंग को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर 1 है इसका ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है परंतु आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है
ए और आर दोनों सही है, और जो ए है आर का सही स्पष्टीकरण है। आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले ये देखिए डिटेल इसकी। दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेख में जारी किए गए शासनादेशों में अशोक ने धम्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि अपासी नवे भूकयाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात पाप से निवृत्ति, विश्व का कल्याण, दया दान सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। पुनश्च पृथक कलिंग प्रज्ञायन यानी धौली और जोगढ़ शिलालेख में अशोक कहता है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। अशोक के इन विचारों से स्पष्ट होता है कि वह धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता की सामाजिक समरसता का तथा कल्याण को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। उसने जनता के प्रति समान दृष्टि के विचारों का प्रसार करके धर्म संवर्धन की स्थापना का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है इसमें, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर है जो ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करती। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की तथा की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश यानी आंध्र वंश के शासकों ने किया था। भूमि अनुदान के विरुद्ध कृषक विद्रोह का विवरण इतिहास में नहीं मिलता। अतः कथन ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कारण अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर ली। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कथन और कारण दोनों सही है और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है किंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है, आर सही है किंतु ए गलत है। तो इसका सही आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के पश्चात आरंभ हो गया। इसका मुख्य कारण योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, प्रशासन का अधिकाधिक केंद्रीयकरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानता, पदाधिकारियों द्वारा जनता पर अत्याचार आदि था। अशोक ने धम्म विजय का अनुसरण किया तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन यह तथ्य सही नहीं है कि उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपनी सारी सेना को भंग कर दिया, क्योंकि अभिलेखों में इस बात की जानकारी मिलती है कि उसकी सैन्य शक्ति पूर्व की भांति विद्यमान थी। अतः प्रश्न का कथन तो सही है लेकिन कारण असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? ऑप्शन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख। पॉइंट नंबर 2, अशोक का 13वां शिलालेख। पॉइंट नंबर 3, दिव्य वंश दीपवंश। और पॉइंट नंबर 4 है दिव्यावदान। अब इसमें कूट में से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1। ऑप्शन नंबर 2 है केवल 2। ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 3। ऑप्शन नंबर 4 है केवल 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है केवल 2, यानी अशोक का 13वां शिलालेख है, उस पर यह अंकित है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। उत्तरी केंद्र राजधानी तोसाली तथा दक्षिणी केंद्र राजधानी जोगढ़। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के
13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि यह युद्ध बड़ा भयंकर था, जिसमें भीषण रक्तपात तथा नरसंहार की घटनाएं हुई। अंततः अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। दुर्भाग्यवश किसी भी साक्ष्य से हमें कलिंग के शासक का नाम ज्ञात नहीं होता। 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख हुआ है। इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई तथा इससे भी कई गुना अधिक मर गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, शर्मणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। शिलालेख और प्रमुख विषय। द्वितीय शिलालेख, इसमें पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु किए गए उपाय बताए गए हैं। शिलालेख 5वां, इसके अंदर धर्म महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। शिलालेख 8वां क्या करता है? यह करता है धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है और रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना। यह शिलालेख जो 9वां है, यह रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है, यानी निंदा करता है। अशोक का इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने 14 शिलालेखों के विषय इस प्रकार हैं। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा। द्वितीय के अंदर अशोक ने मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है, आम जनता तथा पशुओं के प्रति उठाए गए कदम। तृतीय शिलालेख में अशोक ने अपने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे हर 5वें वर्ष उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चतुर्थ शिलालेख में धर्म से संबंधित शेष नियमों का उल्लेख किया गया है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें एवं 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में रूढ़िवादी अनुष्ठानों कक्के प्रथा की भर्त्सना की गई है। इसमें जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत तथा यात्रा के पूर्व होने वाले समारोहों की निंदा की गई है। पत्नियों व माताओं द्वारा समारोह बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके स्थान पर अशोक धम्म पर बल देता है। 10वें शिलालेख के माध्यम से अशोक ने यह आदेश दिया कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचे। 11वें शिलालेख में धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट बताया गया। 12वें शिलालेख में सभी प्रकार के विचारों के सम्मान के विषय में कहा गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर 1 शिलालेख 9वां, ऑप्शन नंबर 2 शिलालेख 10वां, ऑप्शन नंबर 3 शिलालेख 5वां, ऑप्शन नंबर 6 शिलालेख 6ठा। तो इसका सही आंसर है शिलालेख 5वें में धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। इसमें समाहर्ता जो क्या कहलाता? समाहर्ता था संग्राहक, और सन्निधाता कोषाध्यक्ष या वह भंडाराध्यक्ष।
नागरक, नागरक इसका क्या काम था? नगर मजिस्ट्रेट था ये। और अक्षपाटलिक, अक्षपाटलिक केंद्रीय लेखाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी तथा वित्त मंत्री कर संग्राहक था। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रमुख अधिकारी तथा भंडारा अध्यक्ष होता था। नागरक नगर का एक प्रमुख अधिकारी मजिस्ट्रेट तथा अक्षपाटलिक केंद्रीय लेखाधिकारी होता था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है। इन राजाओं को उनके देश के आधार पर सम्मिलित कीजिए। इन्हें सम्मिलित करना है। सीरिया, सीरिया से कौन था? एंटियोक। मिस्र से टॉलमी द्वितीय। मैसिडोनिया, मैसिडोनिया से एंटिगोनस। और कोरिंथ से अंतिकीन था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसके काल में विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे गए। उसके समकालीन राजाओं में सीरिया में एंटियोक, मिस्र में टोलमी फिलाडेल्फस, मैसिडोनिया में एंटिगोनस, गोनेटस एम्पीरस यानी कोनिथ में अंतिकीन या अलेक्जेंडर एवं सीरियन में मगस या मग्गा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना इसमें भी। इनका कोट ये रहा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का नाम क्या था? चंद्रगुप्त का नाम था सेंड्रोकोटस। बिंदुसार का अमित्र घात, अशोक का प्रियदर्शी और चाणक्य का विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी लेखकों ने मौर्य वंश के संस्थापक को एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस आदि नामों से अभिहित किया है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रो कैडिज कहा है, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्र घात यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के बाद से मौर्य साम्राज्य गद्दी पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वप्रथम उसे देवानाम प्रियदर्शी राजा तथा प्रियदर्शी के रूप में संबोधित किया गया है। मास की गुर्जरा, नेतूर तथा उदागोलम में उसका नाम अशोक मिलता है। चाणक्य चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था। वह तक्षशिला का ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सम्मिलित करना है। इसमें कोट देख लेते हैं। अशोक का नाम है देवानाम प्रिय और समुद्रगुप्त का परक्रमांक और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमांक द्वितीय। अशोक का प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय अशोक का नाम है। समुद्रगुप्त इसका परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का क्रमांक द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? पॉइंट नंबर 1 शाहबाजगढ़ी अभिलेख, पॉइंट नंबर 2 मास्के अभिलेख, पॉइंट नंबर 3 सोहेगौरा ताम्रपत्र, पॉइंट नंबर 4 महास्थान अभिलेख। अब दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 है केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 है 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है 2, 3 और 4, सोहेगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख। सोहेगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर तथा महास्थान यानी बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों में अन्न भंडार कर रखने का उल्लेख है।
शाहबाजगढ़ी पेशावर जिले में स्थित अभिलेख से में पशु बलि की निंदा की गई है तथा मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गया, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? पॉइंट नंबर 1 गया, 2 नंबर कपिलवस्तु, पॉइंट नंबर 3 कुशीनगर, पॉइंट नंबर 4 लुम्बिनी, पॉइंट नंबर 5 सारनाथ, पॉइंट नंबर 6 श्रावस्ती। अब इनमें से क्रमानुसार रखना है, इनमें पहले कहाँ कहाँ गए अशोक। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 1 नंबर पे पहले गए थे यानी गया, गया के बाद में गए थे कुशीनगर, कुशीनगर के बाद गए थे वो लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद में कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद में सारनाथ, सारनाथ के बाद में श्रावस्ती। शिलालेखों से पता चलता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष वह निगाली सागर गया और कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को दुगुना किया। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और वहां का कर घटाकर 1/8 कर दिया। इस प्रकार अशोक की यात्रा क्रमशः है गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर 1 अशोक ने, ऑप्शन नंबर 2 दशरथ ने, ऑप्शन नंबर 3 संप्रति ने, ऑप्शन नंबर 4 वृद्धर्थ ने। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 में है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है 1 और 2, अशोक ने और दशरथ ने। मौर्य सम्राट अशोक 233 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन के पूर्व की ओर कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? पॉइंट नंबर 1 है महापद्म नंद, पॉइंट नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, पॉइंट नंबर 3 अशोक, पॉइंट नंबर 4 रुद्रदामन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 है 2 3 और 4। तो इसका सही आंसर है 2 और 3, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जल संसाधन पर अधिक ध्यान दिया था। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ईस्वी सन के पश्चात शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई तथा गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 1 है धर्म महामात्र, पॉइंट नंबर 2 धर्मस्थीय, पॉइंट नंबर 3 रज्जुक, पॉइंट नंबर 4 कंटक शोधन। सही उत्तर की चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 है 2 और 4, ऑप्शन नंबर 5 है केवल 1 और 4। तो इसका सही आंसर है 2 और 4, यानी धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये 2 न्यायालय अस्तित्व में थे। नेक्स्ट, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालयों का विवरण प्राप्त होता है। दीवानी न्यायालयों को धर्मस्थीय तथा फौजदारी न्यायालयों को कंटक शोधक कहा जाता था। धर्म महामात्र का कार्य जनता में धर्म का प्रचार करना था, जबकि रज्जुक यानी भूमि मापन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 है चंद्रगुप्त, पॉइंट नंबर 2 अशोक, पॉइंट नंबर 3 बिंदुसार, पॉइंट नंबर 4 दशरथ। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 है 2 और 4 और ऑप्शन नंबर 5 है 1 और 3। तो इसका सही आंसर है 2 और 4।
अशोक और दशरथ थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक एवं उसका पुत्र दशरथ दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ मौर्य साम्राज्य का चौथा शासक था, जिसका काल 224 से 216 ईसा पूर्व हमें ज्ञात होता है। वहीं दशरथ ने अपने पितामह अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की तथा आजीविकों के लिए गुफाएं दान की थी, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार अपनी धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया। उसने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की। यह उसके जीवन काल में की पहली धर्म यात्रा थी। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया, जिसे धम्म महामात्र कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन नंबर 1 प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 एक आर्य राजकुमार और एक कबीले की महिला की प्रेम कथा। पॉइंट नंबर 3 दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा। और पॉइंट नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में चर्चा की गई है मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने 4वीं-5वीं शताब्दी में की। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल की संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ में नंदवंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का था। ब्राह्मण साहित्य पुराण उसे शूद्र कहते चंद्रगुप्त मौर्य, और बौद्ध एवं जैन ग्रंथ क्षत्रिय कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य का द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 वृत्त कथा। ऑप्शन नंबर 2 गाथा सपतसती। ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर 4 वासवदत्ता। तो इसका सही आंसर है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन नंबर 1 भास। ऑप्शन नंबर 2 शूद्रक। ऑप्शन नंबर 3 विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर 4 अश्वघोष। तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर 3 इंडिका। ऑप्शन नंबर 4 महावंश। तो इसका सही आंसर है वृषल। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनिसस किससे निर्देशित है। ऑप्शन नंबर 1 शिव। ऑप्शन नंबर 2 विष्णु। ऑप्शन नंबर 3 इंद्र। ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर है डायोनिसस शिव को कहा गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। वस्तुतः इसमें शिव एवं कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है, यानी डायोनिसियस कहा गया है शिव को और हेराक्लीज कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन नंबर 1 20। ऑप्शन नंबर 2 23। ऑप्शन नंबर 3 है 40। ऑप्शन नंबर 4 है 50। तो इसका सही आंसर है 30। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर प्रशासन यानी नगर शासन के लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नागरिक अथवा पूर्व मुखिया कहा जाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास, चिकित्सा आदि का प्रबंधन करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी समिति
पांचवी उद्योग समिति थी जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं के में मिलावट को रोकती थी। मिलावट के अपराध में व्यापारियों को दंड भी दिलाती थी। छठी समिति है जो कर समिति थी जो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 2 मेगस्थनीज की इंडिका, ऑप्शन नंबर 3 विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर 4 अशोक का अभिलेख। तो इसका सही आंसर है मेगस्थनीज की इंडिका में मौर्य स्रोतों के नगर के रूप में प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। यानी जो मेगस्थनीज की इंडिका है उसके अंदर मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक के शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 पुराण, ऑप्शन नंबर 3 मेगस्थनीज की इंडिका, ऑप्शन नंबर 4 कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर है मेगस्थनीज की इंडिका में मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख मिलता है। यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत मेगस्थनीज मौर्य शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन अपने ग्रंथ इंडिका में किया है। मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि व्याप्त थी। जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि बड़ी उपजाऊ थी। लोक नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे तथा सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। भारतीय साहसी वीर तथा सत्यवादी होते थे। उनकी वेशभूषा सादी होती थी। गेहूं तथा जौ उनका प्रमुख खाद्यान्न था। मेगस्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। मेगस्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। उनके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायोनोसस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। वस्तुतः इसमें शिव तथा कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। मेगस्थनीज के अनुसार प्राचीन काल में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज था वह दूत था। ऑप्शन नंबर 1 सेल्यूकस का, ऑप्शन नंबर 2 सिकंदर का, ऑप्शन नंबर 3 डेरियस का, ऑप्शन नंबर 4 यूनानियों का, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में मेगस्थनीज भारत आया? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक में अपने अनुभवों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 8, ऑप्शन नंबर 4 है 12। तो इसका सही आंसर है 7 में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर 2 अशोक के शिलालेखों में, ऑप्शन नंबर 3 पुराणों में, ऑप्शन नंबर 4 मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को यानी मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके ग्रंथ इंडिका में मौर्य कालीन प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि उसने कुछ भ्रामक विवरण भी दिया है, जैसे मौर्य समाज का 7 वर्गों तथा जातियों में विभाजन किया है, दास प्रथा का अभाव तथा अकाल न पड़ने का वर्णन आदि। इसके अतिरिक्त वह एक अन्य हास्यास्पद जानकारी भी देता है कि भारत में लेखन कला का अभाव था। मेगस्थनीज की इंडिका हालांकि मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी उसके यानी इसके उद्धरण प्रवृत्ति यूनानी लेखकों जैसे एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, जस्टिन एवं डायोडोरस के लेखों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? ऑप्शन नंबर 1 अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 2 मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर 3 मेगस्थनीज की इंडिका, ऑप्शन नंबर 4 वायु पुराण। तो इसका सही आंसर है मेगस्थनीज की इंडिका। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक था? ऑप्शन नंबर 1
न्यूयॉर्कस ऑप्शन नंबर 2, मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर 3, प्लूटार्क ऑप्शन नंबर 4, डायोडोरस। तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है इंडिका। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया? ऑप्शन नंबर 1 प्लिनी, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेबो, ऑप्शन नंबर 3 डायोडोरस, ऑप्शन नंबर 4 एरियन। तो इसका सही आंसर है प्लिनी। प्लिनी ने एक विशद ज्ञानकोश की रचना की। इसके नेचुरल हिस्ट्री में यूनानी वृत्तांतों के आधार पर भारत का वर्णन है। स्ट्रेबो द्वारा रचित भूगोल की पुस्तक के 15वें भाग का प्रथम अध्याय भारत के संबंध में है, जो सिकंदर के साथियों और मेगास्थनीज से ली गई सामग्रियों के आधार पर है। डायोडोरस ने मेगास्थनीज के आधार पर भारत का एक वृत्तांत लिखा है। एरियन ने न्यूयॉर्कस, मेगास्थनीज और एराटोस्थनीज की रचनाओं के आधार पर भारत का वृत्तांत लिखा है। सिकंदर के अभियान का सबसे अच्छा वृत्तांत इसी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 1 पहला और 10वां, ऑप्शन नंबर 2 पहला और 11वां, ऑप्शन नंबर 3 दूसरा और 13वां, ऑप्शन नंबर 4 दूसरा और 14वां। तो इसका सही आंसर है दूसरा और 13वां। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया तथा राजाज्ञाएं जारी की। राजा की आज्ञाएं जारी की। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक तथा यूनानी यानी ग्रीक लिपियों में उत्कीर्णित है। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेखों में दक्षिण के संगम राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। द्वितीय शिलालेख में सीमित राज्यों चेर, चोल, पांड्य, सत्यापुत एवं ताम्रपर्णी शिलालेख श्रीलंका का उल्लेख किया गया है। 13वें शिलालेख में दक्षिण के पांड्य आठविक राज्यों तथा 5 सीमांत यूनानी राजाओं का उल्लेख है, जहां पर अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे। उल्लेखनीय है कि 13वें शिलालेख में ही 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन नंबर 1 सोहगोरा ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर 2 अशोक का रुमिनदई स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 3 प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर 4 चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख। तो इसका सही आंसर है सोहगोरा ताम्रपत्र लेख। 322 ईसा पूर्व में मगध के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हत्या करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के समय के सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख उत्तर प्रदेश में जो तथा महास्थान अभिलेख बंगाल में दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा। अकाल जैसे संकट होने पर राज्य द्वारा कोष्ठागारों में अनाज को सुरक्षित रखे जाने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश उत्कीर्ण है। अशोक के रुमिनदई अभिलेख में मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जबकि अशोक द्वारा ही उत्कीर्ण कराए गए प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का विवरण मिलता है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों को उत्कीर्ण किया है। मेहरौली दिल्ली का जो स्तंभ लेख है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित से ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर 1 गिरनार का शिलालेख द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 स्तंभ लेख द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 सासाराम का लघु शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 सोहगोरा का पट अभिलेख। तो इसका सही आंसर है सोहगोरा का पट अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? ऑप्शन नंबर 1 मधुवन, ऑप्शन नंबर 2 सोहगोरा ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर 3 पुन्ना ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर 4 दामोदर ताम्रपत्र। तो इसका सही आंसर है सोहगोरा ताम्रपत्र। सोहगोरा अभिलेख में से ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख मिलता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके।
सोहागौरा गोरखपुर में अवस्थित है। मधुबन ताम्रपत्र हर्ष से दामोदरपुर ताम्रपत्र गुप्त शासक कुमारगुप्त एवं पूना ताम्रपत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन नंबर 1, इन पर बढ़िया पॉलिश है। ऑप्शन नंबर 2, यह अखंड है। ऑप्शन नंबर 3, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है। ऑप्शन नंबर 4, यह स्थापत्य संरचना के भाग है। तो इसका सही आंसर है यह स्थापत्य संरचना के भाग है। यह कथन गलत है। इन स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो भिन्न भिन्न स्थानों पर स्वतंत्र स्तंभों के रूप में पाए गए हैं। इन प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश की गई है। इन स्तंभ लेखों में दिल्ली टोपरा महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गढ़ा था। मध्य युग में तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर दिल्ली के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। अशोक के अन्य स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुर व प्रयाग अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन प्रस्तर स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारणतः लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेख के उत्कीर्ण पर शीर्ष पर उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर 1, सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल। ऑप्शन नंबर 2, सिंह, अश्व, गेंडा तथा बैल। ऑप्शन नंबर 3, अश्व, गेंडा, हाथी तथा बैल। ऑप्शन नंबर 4 है सिंह, अश्व, गेंडा तथा हाथी। तो इसका सही आंसर है सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर 4 पशु अंकित है। अश्व, सिंह, हाथी और बैल, जिन्हें चलती हुई अवस्था में उत्कीर्ण किया गया है। इसमें हाथी बुद्ध के सोपन और विचार का, बैल उनके जन्म का, अश्व ग्रह त्याग का तथा सिंह सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्मी खरोष्टी। ऑप्शन नंबर 2, ब्राह्मी खरोष्टी यूनानी। ऑप्शन नंबर 3, ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर 4, ब्राह्मी अरेमाइक खरोष्टी। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी अरेमाइक और खरोष्टी। अशोक ने अपने अभिलेख 4 भाषाओं में खुदवाए थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरेमाइक लिपि में खुदवाए। इसमें तक्षशिला अभिलेख अरेमाइक लिपि में, कंधार एवं शाह कुन्ना अभिलेख द्विभाषीय यूनानी और अरेमाइक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1, कलिंग लेख। ऑप्शन नंबर 2, भाबरू लेख। ऑप्शन नंबर 3, धौली और ऑप्शन नंबर 4, जोगढ़। तो इसका सही आंसर है भाबरू। राजस्थान के जयपुर में भाबरू या बेराठ अभिलेख में बुद्ध की शिक्षाओं एवं त्रिरत्नों बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है। इसी में 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची भी दी गई है। इस लेख की खोज कैप्स बर्ट ने की थी। इसकी खोज कैप्स बर्ट ने की थी। अशोक के बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण इसी लेख को ही माना जाता है। इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर 1, कालसी। ऑप्शन नंबर 2, रुमिनदेई। ऑप्शन नंबर 3, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश। ऑप्शन नंबर 4, मास्की। तो इसका सही आंसर है मास्की। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनके सभी तथा अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। यह अभिलेख आंध्र प्रदेश राज्य के रायचूर जिले में स्थित है। गुर्जरा लेख में उसका नाम अशोक मिलता है, यानी कि मास्की और गुर्जरा लेख में भी अशोक नाम मिलता है। कालसी शिलालेख उत्तरांचल राज्य के देहरादून में स्थित है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। इसकी खोज 1837 ईस्वी में हुई। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख की खोज 1896 ईस्वी में फिहरर द्वारा नेपाल के तराई में की गई। इस लघु शिलालेख में से पता चलता है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की और उद्बलिक नामक कर था समाप्त कर दिया तथा भूमिकर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया।
मास्के शिलालेख की खोज 1915 में बोर्डन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 रुमिंद स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 3 ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 प्रथम लघु शिलालेख। तो इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के शिलालेख 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 गुर्जरा, ऑप्शन नंबर 2 अहरोरा, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मगिरी में, ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ में। तो इसका सही आंसर है गुर्जरा में। गुर्जरा और मास्की में अशोक नाम मिलता में। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्के एवं गुर्जरा अभिलेखों में अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन का नामोल्लेख हुआ है। अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय के देवानाम प्रियदर्शी नाम उपाधियों के में विभूषित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अशोक द्वारा यह उपाधि ईरानी शासक द्वारा प्रथम से प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? ऑप्शन नंबर 1 लोरिया नंदनगढ़, ऑप्शन नंबर 2 सांची, ऑप्शन नंबर 3 सारनाथ, ऑप्शन नंबर 4 कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर है लोरिया नंदनगढ़। चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित है। इसके शीर्ष पर सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर 1 पाली, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर है प्राकृत। भारत में पाए गए प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा के हैं तथा ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक एवं यूनानी लिपियों में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुनी कोंडा, ऑप्शन नंबर 2 अनुराधापुर, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर 4 मास्की। तो इसका सही आंसर है अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका से स्थित अनुराधापुर में से पता चलता है। कुछ और स्थानों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार है पिपरहवा, सोहेगोरा और महास्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? ऑप्शन नंबर 1 कलिंग अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 अशोक का सोपरा शिलालेख। तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में अधिकार था, इसका प्रमाण उसके किसी अभिलेख में नहीं है, बल्कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से हमें पता चलता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण है। जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी। यही झील सुदर्शन झील के नाम से इतिहास में विख्यात है। इस झील का निर्माण कार्य सम्राट अशोक के काल में इसके गवर्नर तुषास्प के समय में हुआ। जब यहाँ से नहर निकाली गई थी, रुद्रदामन के समय में इसका बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत रुद्रदामन ने अपने राज्यपाल सुविशाख से करवाया। स्कंदगुप्त ने भी इस बांध की मरम्मत कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 साहिबाजगढ़ी शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 मास्की, ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर 2 महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3 अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका सही आंसर है महाक्षत्रप का जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1
अशोक का बारबरा गुफा लेख, ऑप्शन नंबर 2। दशरथ का नागार्जुनी गुफा लेख, ऑप्शन नंबर 3। अशोक का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की है, सभी मनुष्य मेरी प्रजा या संतानें हैं? ऑप्शन नंबर 1 लघु शिलालेख अहरोरा, ऑप्शन नंबर 2 स्तंभ लेख 7वां, ऑप्शन नंबर 3 लुम्बिनी स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 4 है पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम। तो इसका सही आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम में अशोक ये घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक ने अपने प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरी संतान इस लोक और परलोक में सुख मंगल प्राप्त करे, उसी तरह मैं समस्त जनता के लिए कामना करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक का निगाली सागर स्तंभलेख, ऑप्शन नंबर 2 खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3 हेलियोडोरस का गरुड़ शिला स्तंभलेख, ऑप्शन नंबर 4 गौतमी बालाश्री का नासिक गुहा लेख। तो इसका सही आंसर है खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। नेक्स्ट, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा कलिंग से उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद राजा का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। ऑप्शन नंबर 1 खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 रुमिनदेई स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका सही आंसर है खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक का 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 3 खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही आंसर है खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर 2 धौली, ऑप्शन नंबर 3 गिरनार, ऑप्शन नंबर 4 जौगढ़। तो इसका सही आंसर है जौगढ़। कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक द्वारा कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित करवाए गए। इसमें उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली थी तथा दक्षिणी केंद्र की राजधानी समापा, जिसे जौगढ़ के रूप में पहचाना गया, जबकि तोसाली को धौली के रूप में। आधुनिक धौली और जौगढ़ से प्रत्येक शिलालेखों में सम्राट अशोक द्वारा तोसाली और समापा के महामात्यों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो। इस अभिलेख के आधार पर ही धौली को तोसाली तथा समापा को जौगढ़ के रूप में पहचाना जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राज्याज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर 1 केवल खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर 2 खरोष्टी एवं अरेमाइक लिपि, ऑप्शन नंबर 3 अरेमाइक एवं ग्रीक लिपि, ऑप्शन नंबर 4 अरेमाइक ग्रीक एवं खरोष्टी। तो इसका सही आंसर है अरेमाइक ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी और खरोष्टी के अतिरिक्त उत्तरी पश्चिमी प्रदेश अफगानिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान से 2 अन्य लिपियां अरेमाइक और ग्रीक यवन लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं, जिन्हें यूरोपीय विद्वानों ने प्रकाशित किया है। इसमें सर कुन्ना प्रमुख अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? ऑप्शन नंबर 1 रुमिनदेई स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 2 निगाली सागर स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 3 सासाराम लघु स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 4 अहरोरा लघु शिलालेख। तो इसका सही आंसर है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में लिखा है कि 14 वर्ष से अभिषिक्त देवों के लिए प्रियदर्शी राजा ने पूर्व बुद्ध कनक मुनि का स्तूप का आकार बढ़ाकर 2 गुना करवाया और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद
अभिषिक्त राजा ने स्वयं आकर पूजा की और शिला स्तंभ स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रहण को धर्म का अंग माना है? ऑप्शन नंबर 1 तीसरे, ऑप्शन नंबर 2 चौथे, ऑप्शन नंबर 3 पांचवें, ऑप्शन नंबर 4 है सातवें। तो इसका सही आंसर है सातवें में। अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न करता है कि कियम चू धमे, धम क्या है? इसका उत्तर वह दूसरे और सातवें शिला स्तंभ लेख में स्वतः देता है। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक बताई है। अपव्ययता यानी कम खर्च करना, अपभांडता यानी कम संचय करना। नेक्स्ट, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक उदारता का, ऑप्शन नंबर 2 सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। धर्म के प्रचारार्थ अशोक ने विभिन्न शिलाओं एवं स्तंभों के ऊपर उसके सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया। ये लेख उसके साम्राज्य में प्रत्येक कोने में लगाए गए थे। उसके दीर्घ शिलालेख 14 बातों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अपने शिलालेखों के 12वें लेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों की वृद्धि हो क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा एवं दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल ब्राह्मी में, ऑप्शन नंबर 2 केवल ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी में, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मी ख्रोष्टी एवं अरेमाइक में, ऑप्शन नंबर 4 है ब्राह्मी ख्रोष्टी अरेमाइक एवं ग्रीक में। तो इसका सही आंसर है केवल ब्राह्मी में। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। अशोक के शिलालेखों में कुल 4 लिपियां ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरेमाइक एवं यूनानी का प्रयोग हुआ है। अशोक के स्तंभलेख एवं गुहालेखों में केवल और केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितने लिपियों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 केवल 3, ऑप्शन नंबर 4 केवल 4। तो इसका सही आंसर है 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, ख्रोष्टी, यूनानी और अरेमाइक लिपियों में मिलते हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख की लिपि ख्रोष्टी है। तक्षशिला से अरेमाइक लिपि में लिखा गया एक भगन अविशेष कंधार के पास सर ए कुन्ना नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यूनानी एवं अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख काबुल नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। लंगमान नामक स्थान से अरेमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है, जिसके यानी उसके शेष अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि है। अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश के दंतिया जिले में, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान के जयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर 4 बिहार के चंपारण में। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के दंतिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दंतिया जिले में पाया गया है। गुर्जरा अभिलेख तथा दक्षिण भारत में मास के अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। इसी प्रकार अशोक का नाम निटूर और उदयगोलम अभिलेख में भी पाया गया है। अब अशोक नाम 4 अभिलेखों में प्राप्त मिलता है अपने को। कौन कौन से? गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, मास्की, निटूर और उदयगोलम। नंबर 4 पर है उदयगोलम। उदयगोलम में अशोक नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन नंबर 1 शिलालेख 13, ऑप्शन नंबर 2 शिलालेख 12, ऑप्शन नंबर 3 है शिलालेख 7, ऑप्शन नंबर
4 है भाब्रू लघु शिलालेख। तो इसका सही आंसर है शिलालेख 12। अशोक ने अपने शासन संबंधित जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेख एवं स्तंभ लेख खुदवाए। 12वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता नीति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर 1 हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर 2 अशोक ने, ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क ने। तो इसका सही आंसर है अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया। सारनाथ का स्तंभ अशोक निर्मित स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस एकाश्म स्तंभ की मुख्य विविधता इसके निर्माण इसके शीर्ष भाग में है। शीर्ष भाग पर उल्टा कमल का फूल है, जिसके ऊपर गोल पट्टी के चारों दिशाओं में 4 तीलियां वाले चक्कर बने हैं तथा इसके बीच के स्थानों पर 4 दिशाओं में क्रमशः हाथी, सांड, घोड़ा, सिंह बने हैं। पट्टी के ऊपर भाग के में 4 दिशाओं में मुख किए हुए एक दूसरे से पीठ लगाए 4 सिंह सजीव मूर्तियां हैं, जो बुद्ध की शक्ति का प्रतीक है। इन सिंहों के पीछे 32 तीलियों वाला चक्कर था, जिन्होंने सिंहों के पीछे धर्म चक्कर का होना आध्यात्मिक श्रेष्ठता की ओर संकेत करता है। भारत सरकार ने इसे राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर 1 हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर 2 अशोक ने, ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क ने। तो इसका सही आंसर है अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 अशोक का निटूर अभिलेख या नेतूर, ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 3 अयोध्या अभिलेख और ऑप्शन नंबर 4 खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका सही आंसर है अशोक का निटूर अभिलेख। मौर्य सम्राट अशोक का नाम उसके 4 अभिलेखों से प्राप्त होता है, मास्की, निटूर, गुर्जरा, उदयगोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 रूपनाथ, ऑप्शन नंबर 2 गुर्जरा, ऑप्शन नंबर 3 सांची, ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ। तो इसका सही आंसर है गुर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, ऑप्शन नंबर 2 उसके प्रशासनिक नीति, ऑप्शन नंबर 3 उसके धार्मिक विचार, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है अशोक के अभिलेखों से हमें यह सभी जानकारी मिलती है। उसके अशोक के साम्राज्य के विस्तार के बारे में, उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में और उसके धार्मिक विचार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के इतिहास का ज्ञान हमें उसके द्वारा 40 से भी अधिक खुदवाए गए अभिलेखों से प्राप्त होता है। इनमें अशोक द्वारा खुदवाए गए शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। इन शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है, जिन्होंने 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा। देश के विभिन्न भागों में से प्राप्त इन शिलालेखों से हमें उसके सार्वजनिक सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इन शिलालेखों में प्राप्त उल्लेखों के आधार पर हमें उसके धार्मिक विचार और उसकी प्रशासकीय नीति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यह शिलालेख हमें शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, हजारा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगढ़, मास्की, गुर्जरा, सोपारा, कंधार एवं एररगुड़ी आदि स्थानों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन के में प्रतिवेदक क्या करते थे। ऑप्शन नंबर 1 सेना का नेतृत्व करते थे, ऑप्शन नंबर 2 घटनाओं की सूचना देते थे, ऑप्शन नंबर 3 धर्म प्रचार करते थे, ऑप्शन नंबर 4 राजस्व वसूल करते थे। तो इसका सही आंसर है प्रतिवेदक घटनाओं की सूचना देते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य में प्रतिवेदक अथवा घटनाओं की सूचना देने वाले को नियुक्त किया था तथा उसे स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रत्येक समय एवं प्रत्येक स्थान में सर्वत्र जनता के कार्य की सूचना उसे दे। यह उल्लेख उसके 6ठे अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 3 पाली, ऑप्शन नंबर 4 हिंदी। तो इसका सही आंसर है प्राकृत।
अशोक महान मौर्य शासक 233 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। 73 के अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 गिरनार स्तंभ लेख से, ऑप्शन नंबर 2 जूनागढ़ स्तंभ लेख से, ऑप्शन नंबर 3 हाथी गुफा लेख से, ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ के लेख के साथ। तो इसका सही आंसर है खारवेल का हाथी गुफा लेख के साथ नाम जुड़ा हुआ है। मौर्योत्तर काल में कलिंग के उदयगिरी के हाथी गुफा से खारवेल का एक लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है जो दुर्दशाग्रस्त है। उस अभिलेख से हमें खारवेल का जीवन परिचय मिलता है। वह जैन मतावलंबी था, हालांकि सैन्य अभियानों में संलग्न रहता था। कहते हैं कि उसने पश्चिमी दक्कन के राजा को परास्त किया था, उत्तर में राजगृह को अपने कब्जे में कर लिया और मगध को पराजित किया। गिरनार स्तंभ लेख रुद्रदामन का है तथा गुप्त शासक स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्तंभ लेख है और सारनाथ लेख अशोक और कुमारगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन नंबर 1 मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन नंबर 2 रूमेंदेई स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 3 केन स्तंभ और ऑप्शन नंबर 4 भाबरू स्तंभ। तो इसका सही आंसर है भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने भाबरू बेराट अभिलेख में स्वयं को देवानाम प्रियदर्शी लाजिनो मागधो कहा है, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में कौन से अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ऑप्शन नंबर 1 शिलालेख प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 स्तंभ लेख 5वां और ऑप्शन नंबर 3 है शिलालेख 9वां और ऑप्शन नंबर 4 है शिलालेख 11वां। तो इसका सही आंसर है शिला अभिलेख प्रथम में अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में प्रारंभिक त्योहारों के अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। यह विशेषकर पशुओं के वध पर रोक से संबंधित थी। 5वां शिलालेख धम्म महामात्र की नियुक्ति से संबंधित था। 9वां शिलालेख शिष्टाचार का वर्णन है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख 13वां था, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। वह अशोक का हृदय परिवर्तन अर्थात भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन नंबर 1 शिलालेख प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 शिलालेख द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 शिलालेख 12वां और ऑप्शन नंबर 4 है शिलालेख 13वां। तो इसका सही आंसर है शिलालेख 13वें में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। शिलालेख संख्या 13 में कलिंग युद्ध तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। इस शिलालेख में उल्लेख है कि उसने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में देवानाम प्रियदर्शी अशोक ने कलिंग जीता। कलिंग विजय के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में है। ऑप्शन नंबर 1 अरेमाइक, ऑप्शन नंबर 2 अरेमाइक एवं ग्रीक, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीक, ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर है अरेमाइक और ग्रीक भाषा में अफगानिस्तान से प्राप्त है। जो अफगानिस्तान के कंधार तथा लंगमान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में भाषा और लिपि अरेमाइक और यूनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? ऑप्शन नंबर 1 अशोक का रूमेंदेई स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 2 खारवेल का हाथी गुफा लेख और ऑप्शन नंबर 3 है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 है स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख। तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने
सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 5वां वृत्त शिलालेख वो स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर 2 है तीसरा लघु स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर 3 है पहला लघु स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर 4 है दूसरा वृत्त शिलालेख। तो इसका सही आंसर है तीसरा वृत्त शिलालेख, तीसरा लघु स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों में केवल ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग हुआ है। तीसरे लघु स्तंभ लेख को जारी करने वाली रानी कारूबाकी थी। 5वें वृत्त स्तंभ लेख से प्रकट होता है कि अशोक प्रतिवर्ष अपने अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में है? ऑप्शन नंबर 1 कालसी। ऑप्शन नंबर 2 गिरनार। ऑप्शन नंबर 3 शाहबाजगढ़ी। ऑप्शन नंबर 4 मेरठ। तो इसका सही आंसर है शाहबाजगढ़ी है जो ख्रोष्टी लिपि में है। अशोककालीन अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है, किंतु शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के शिलालेख ख्रोष्टी लिपि में है। लंगमान तक्षशिला के लेख अरेमाइक लिपि में, कंधार लेख ग्रीक लिपि एवं अरेमाइक का साथ साथ प्रयोग हुआ है। यह द्विभाषिक लिपि में है। एररगोड़ी शिलालेख में लावृत शैली का प्रयोग किया गया है। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी यानी प्रयाग, रुमिनदेही, निगाली सागर लेख स्मारक लेख है जो अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ के किस शासक के द्वारा बारे में सूचना देता है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। गुप्त शासक अशोक का यह स्तंभ मूल रूप से कौशाम्बी में स्थापित था, जिसे अकबर के समय है ये। अकबर के समय इलाहाबाद यानी प्रयाग में स्थापित करवाया गया। अशोक के स्तंभ पर ही गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है, जिसकी सूचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एवं महामात्य हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में चंपू शैली में की गई थी। अशोक एवं समुद्रगुप्त के अतिरिक्त इस पर स्तंभ पर जहांगीर एवं बीरबल के भी लेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्तवाह किसे कहते थे? ऑप्शन नंबर 1 दलालों को। ऑप्शन नंबर 2 है व्यापारियों के काफिले को। ऑप्शन नंबर 3 महाजनों को। ऑप्शन नंबर 4 तीर्थयात्रियों को। तो इसका सही आंसर है व्यापारियों के काफिलों को सार्तवाह कहा जाता था। प्राचीन काल में रास्ता दुर्गम होने के कारण व्यापार करना कठिन था, अतः व्यापारी सार्तवाह के रूप में व्यापार करते थे, जो एक प्रकार का व्यापारियों का काफिला होता था जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लोग रहते थे। वस्तुतः सार्थ व्यापारियों का समूह था और सार्तवाह व्यापारिक प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। ऑप्शन नंबर 1 चांदी एवं अन्य धातुओं का परीक्षक। ऑप्शन नंबर 2 गणिकाओं का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 3 रंगमंच का प्रबंधक। ऑप्शन नंबर 4 सिक्कों का परीक्षक। तो इसका सही आंसर है सिक्कों का परीक्षक। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों की गुणवत्ता आदि का परीक्षक था, जबकि टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था। ऑप्शन नंबर 1 मंच प्रबंधक। ऑप्शन नंबर 2 स्वर्ण चांदी तथा तांबे का परीक्षक। ऑप्शन नंबर 3 सिक्कों का परीक्षक और ऑप्शन नंबर 4 गणिकाओं का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है सिक्कों का परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपदर्शक सिक्कों का गुणवत्ता निरीक्षक था, ये रूपदर्शक था जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? ऑप्शन नंबर 1 भाग। ऑप्शन नंबर 2 बलि। ऑप्शन नंबर 3 भक्ति। ऑप्शन नंबर 4 उद्रिंग। तो इसका सही आंसर है भाग। मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। यह सिद्धांततः उपज का 1/6 था, परंतु व्यापार में यह 25% तक हो जाता था, जैसा कि अर्थशास्त्र एवं यूनानी प्रमाणों से ज्ञात होता है। भूमिकर को भाग कहा जाता था।
समाहर्ता नामक पदाधिकारी करों को एकत्रित करने तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भाग था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है ग्रहकर, ऑप्शन नंबर 2 भूमिकर, ऑप्शन नंबर 3 जलकर, ऑप्शन नंबर 4 हिरण्य। तो इसका सही आंसर है भूमिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर 1 कोष की देखभाल करता था, ऑप्शन नंबर 2 सेना का प्रधान होता था, ऑप्शन नंबर 3 कर को प्राप्त करता था, ऑप्शन नंबर 4 राजा के खजाने की देखरेख करता था। तो इसका सही आंसर है कोष की देखभाल करता था सन्निधाता। अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के विभागों को तीर्थ कहा गया है। ऐसे 18 प्रकार के तीर्थ थे। इसमें कोष विभाग का पदाधिकारी सन्निधाता होता था। यह राज्य के कोषाधिकरण का प्रमुख अधिकारी होता था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजयुक्त थे। ऑप्शन नंबर 1 चोल राज्य के व्यापारी, ऑप्शन नंबर 2 मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, ऑप्शन नंबर 4 है शक सेना में सैनिक। तो इसका सही आंसर है यानी मौर्य शासन में अधिकारी थे, वो राजू कहलाते थे। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में राजुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7 से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट, रजुक, प्रदेशक तथा युक्त नामक पदाधिकारी को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश देने का आदेश दिया था। यह अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करते थे तथा सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ जनता में धर्म प्रचार किया करते थे। रजुक जनपद का प्रमुख अधिकारी था। इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए। इसे राजस्व अधिकारी भी था, इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।